हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 2 से 3 वीक्स का टाइम है गेट में। और ये ऐसा टाइम है जो कि बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसके लिए आपने ऑलमोस्ट 1 साल तक, लास्ट 1 ईयर तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। और अब ये टाइम आ गया है जब वो प्रिपरेशन का टेस्ट हो। तो 2 से 3 वीक्स का टाइम है जो आपको मेहनत करनी थी प्रिपरेशन रिलेटेड, एक्चुअली टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। वो सब आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए। और बहुत सारे मेल्स वगैरह आते हैं मुझे इसके रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें वो सारे प्रॉब्लम्स को कोशिश करूं एड्रेस करने की। तो इस वीडियो में हम 3 अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली होगी कि जो भी टाइम अभी बचा है 2-3 हफ्ते का, उसमें आप प्रिपरेशन रिलेटेड क्या क्या चीजें करो। ठीक है, वो मैंने इसको आप देख सकते हो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो प्रिपरेशन रिलेटेड चीजें क्या क्या आपको करनी चाहिए वो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट ऑब्वियसली एंड के कुछ वीक्स जब बचे होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। तो उससे रिलेटेड टिप्स मैं शेयर करूंगा। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक्स के रिगार्डिंग। इसके लिए भी बहुत काफी मेल्स आते हैं कि कैसे सिली मिस्टेक्स वगैरह कम की जाएं, क्या टिप्स वगैरह कुछ। तो जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको दूंगा और इससे काफी चीजें आपके लिए इंप्रूव हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज प्रिपरेशन रिलेटेड बात करते हैं। अभी जो टाइम है, अभी अगर जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स वगैरह से, या जो भी मेरे को मेल्स वगैरह आते हैं या जो भी क्वेरी आती है, उसमें जनरली मैं देखता हूँ कि बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा कुछ प्लान वो बना के मुझे पूछते हैं कि क्या ये सही रहेगा सर। तो उसमें वो ऐसा प्लान बनाते हैं कि 1.5 घंटा मॉक टेस्ट, 1.5 घंटा रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने का सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक मॉक टेस्ट लिखूं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 1.5 आवर्स तक मैं प्रीवियस ईयर पढ़ लूं। उसके बाद 45 मिनट्स तक वो वाले नोट्स रिवाइज कर लूं। उसके बाद 2.5 आवर्स तक वो कर लूं। इस तरीके के बहुत कॉम्प्लेक्स से चीजें वो बताते हैं। तो मुझे काफी हैरानी होती है देख के कि इस तरीके का प्लान क्यों उनके मन में आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। आप अगर इस तरीके से प्लान बना रहे हो कि मैं 1.25 आवर्स ये करूंगा, फिर 45 मिनट्स ये, फिर 50 मिनट्स वो, इस तरीके के अगर आप 50 चीजें सोच रहे हो कि इंक्लूड कर लूं, मैं रिवाइज भी कर लूं, मैं प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लूं, 2-3 वीक में मैं क्वेश्चन जो मैंने टिक किए उनको दोबारा से सॉल्व कर लूं, मैं रिवीजन भी कर लूं, मैं मॉक टेस्ट भी दे दूं, सब कुछ सारी चीजें आप अगर सोचोगे कि मैं इंक्लूड कर लूं जो भी बचा टाइम है उसमें, तो ये बहुत इफेक्टिव प्लान नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। जो भी इफेक्टिव प्लान होगा, जो भी आप प्लान बनाते हो, वो सिंपल होना चाहिए, स्पेशली अगले आने वाले 2-3 वीक्स में। उसमें आप लिमिटेड चीजों को इंक्लूड करो। जब भी आप ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लान बनाओगे जिसमें आप बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके बहुत कॉम्प्लेक्स प्लानिंग करोगे, तो आपको देखने में और सुनने में बहुत अच्छा और इफेक्टिव लगेगा, बट रियलिटी में जब भी वो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं बैठेगा। ऐसा आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा, जब भी आप कोई डेली रूटीन बनाओ कि मैं कुछ भी चीज का डेली रूटीन की, मे बी स्टडीज के लिए, मे बी एक्सरसाइज के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो जब भी आप उसको बहुत कॉम्प्लेक्स रखोगे तो आपने देखा होगा कि वो 1-2 दिन से ज्यादा चलता नहीं है। अगर आप उसमें आपने उसमें बहुत सारी चीजें कर ली हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आउटडोर भी ये कर लूं, पढ़ाई में भी ये 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लूं, तो इस तरह की चीजें काम नहीं करती। आपको बहुत सिंपल जो भी प्लान आप रखोगे कि 2 से 3 चीजें मैं इंक्लूड करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मुझे करनी ही करनी है, इस तरीके के प्लान से स्टिक करोगे तो आप देखोगे कि आप डेली रूटीन भी बना पाओगे इजीली। और ये एप्लीकेबल है बाकी बचे हुए टाइम के लिए भी। तो सिंपल उसको कैसे रखा जाए, तो उसमें मैं आपको 3 चीजें सजेस्ट करूंगा जो आपको रखनी ही रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज ऑब्वियसली रिवीजन है, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है, सिलेबस ऑफ गेट इज वास्ट। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप रिवाइज कर रहे हो, एटलीस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी चीजें पूछी जाती हैं, वो आप रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन के बारे में और चीजें मैं नेक्स्ट टिप में बताऊंगा, प्रिपरेशन रिलेटेड टिप में। दूसरा ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देना ही आपको। और तीसरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस वो भी करना बहुत जरूरी है, उससे ही मॉक टेस्ट एक्चुअली कंप्लीट होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको रखनी ही रखनी है। इसके अलावा आप चाहो कि मैं और भी 10 चीजें कर लूं, यहां से वो सॉल्व कर लूं, वो प्रीवियस ईयर कर लूं, तो इतने कॉम्प्लेक्स मत करो उसको। कभी कभी आप कर लो बीच में, बट डेली प्लान को आप इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कि आप उसको एग्जीक्यूट करने में
आप उसको ना कर पाओ एग्जीक्यूट। क्योंकि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स प्लान बना के एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो वो एक मेंटल सेटबैक होता है। आप सोचते हो कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं इंफीरियर हूं, इस तरह की चीजें साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करती हैं आपके एटीट्यूड को। तो सिंपल प्लान रखो, अचीवेबल प्लान रखो और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो। तो ये सबसे पहला टिप है। जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन रिलेटेड टिप्स में, वो रिवीजन के रिगार्डिंग है। एज आई हैव रिटन हियर, रिवाइज डेली एंड क्विकली। तो डेली रिवाइज करना है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको भी पता है कि अब जो टाइम बचा है उसमें रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेली रिवाइज कीजिए। रिवाइज की स्पीड क्या हो वो आपको इस टर्म से समझ में आएगा, क्विकली। क्विकली कहने से मतलब ये है कि आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। जनरली जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम बहुत डिटेल में नोट्स बना लेते हैं चीजों के, जिसमें हम बहुत सारी चीजें, इवन डेरिवेशंस तक लिख देते हैं कभी कभी। उस तरीके के नोट्स को ये सही टाइम नहीं है रेफर करने का। और इन केस अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप उन नोट्स को पढ़ रहे हैं तो इन बल्कि चीजों को स्किप कीजिए। प्रिफरेबली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें आपने जो फॉर्मुलेज हैं, सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, डायग्राम्स, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट वगैरह बना के एक कनेक्शन बनाया हुआ है आपस में कॉन्सेप्ट्स का, जिससे आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको क्विकली रिवीजन करना है। स्पीड ऐसी होनी चाहिए रिवीजन की कि 10 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट आपके पूरी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएं। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि किस स्पीड से आपको रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। जो डीप में आपने नोट्स बनाए हैं, जो लॉन्ग नोट्स बनाए हैं आपने, उनको ये समय नहीं है रिवाइज करने का, ठीक है। उनको आप कब रेफर कीजिए, जब आपने रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद एक एनालिसिस का पार्ट आता है, जिसमें कि आप ना केवल अपनी गलतियां देखते हो, बल्कि जो चीजें आपको लगता है कि आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको ध्यान नहीं है, वो देखते हो। उस टाइम पे आप अपने लॉन्ग नोट्स, जो आपने डिटेल नोट्स बनाए हैं या जो भी आपके पास सोर्स है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट जब आप केवल रिवीजन कर रहे हैं तब आप लॉन्ग नोट्स को ना ही देखें, आप तो बेटर है, गिवन दैट हाउ मच टाइम यू हैव एंड यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, कवर अ लॉट ऑफ टच अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। रिवीजन में आपको ये भी इंक्लूड करना है कि जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट लिखने में, उनको आप रिवाइज करो। ये मैं कॉन्स्टेंटली बोलता आ रहा हूं बहुत टाइम से कि जो भी आप गलतियां करते हैं क्वेश्चंस में, मॉक टेस्ट में, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। स्पेशली ऐसी मिस्टेक्स जो आपको लगता है कि ऐसी गलती है जो मैं ध्यान से हट सकती है, जैसे कोई कॉन्सेप्चुअल गलती है तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल एरर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है आपको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने को आते नहीं है, रिवीजन में भी नहीं आता, ये मैं भूल सकता हूं, उसको आपने वहां पे लिख लिया। या कोई सिली मिस्टेक आप करते हैं, उसको आपने वहां पे लिख लिया। ये सारी चीजें भी आप रिवीजन में ही इंक्लूड कर लो। एक टाइम निकाल लेना, एक पर्टिकुलर टाइम रिवीजन में ही, कि मैं उन मिस्टेक्स को भी एक बार देख लिया करूंगा 2-3 दिन में एक बार। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा कॉमन एरर है, कॉमन मिस्टेक है जो मैं करता था काफी इफिशिएंसी वगैरह के क्वेश्चन में। ये एग्जाम्पल भी मैंने बहुत बार दिया है इफिशिएंसी के क्वेश्चन में, कि परसेंटेज और डेसिमल में कब पुट करना है। तो जो एनईटी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मेंशन नहीं होता, जिसमें ऑप्शंस नहीं होते, उसमें ये मिस्टेक्स हो सकती हैं कि आपने एफिशिएंसी पॉइंट में निकाली, मे भी परसेंटेज में पूछी है, आपने कैलकुलेट उसको कन्वर्ट नहीं किया, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही लिख दी। या मे भी परसेंटेज में नहीं पूछी है तो आपने परसेंटेज में लिख दी। इस तरीके की गलती जैसे कॉमन एक मिस्टेक होती है। तो इस तरीके की चीजें आपको लिख लेनी है कि इस तरीके की मिस्टेक्स मैं करता हूं। रिवीजन में आपको उसको भी देखना है, और इसका फायदा आपको उन 3 आवर्स में मिलेगा। जब भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन इफिशिएंसी का आएगा, वो सॉल्व करके जब नेक्स्ट वाला बटन दबा रहे होगे तो खुद ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे चेक कर लूं सही इनपुट दिया है कि नहीं दिया है। तो ये चीजें आपको तब पता चलेंगी। तो जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो क्वेश्चन में, जो भी से मेरा मतलब है, जो भी ऐसी जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे या ऐसे कुछ, उनको आप लिख लो। अब सारा ही लिखने लग जाओगे अगर आप, तो भी फिर दिक्कत है, बहुत लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे, उसको भी रिवाइज करने में बहुत टाइम जाएगा। तो जो भी ऐसी मिस्टेक्स जो आपको लग रहा है कि आप इसके क्वेश्चंस और सॉल्व करने को कम मिलते हैं, आप भूल सकते हो, या जो सिली मिस्टेक्स है, उनको आप लिख लो और उनको रिवीजन में ही आप इंक्लूड करो, ठीक है। मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जैसा हम सबको पहले से ही पता है, और इनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये एक रिवीजन का टूल भी है। क्योंकि आप मॉक टेस्ट में उन 3 आवर्स में अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एक तरह से आप रिवाइज कर रहे हो उन सारी चीजों को, पूरे अपनी ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आपको पता है, आप दे भी रहे हो। मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो उस वजह से आप मॉक टेस्ट देना मत छोड़ो, मॉक टेस्ट को आप कंटिन्यू रखो।
तो अभी मैं कुछ 2-3 टिप्स शेयर करूंगा मॉक टेस्ट लिखने से रिलेटेड जो आपको हेल्प करेंगी गेट में। सबसे पहले टाइमिंग, कि किस टाइम आप मॉक टेस्ट लिखो। अभी एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं, आपको पहले से ही पता है कि आपका कितने बजे से कितने बजे तक का एग्जाम में टाइम स्लॉट है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप उसी टाइम बैठो और मॉक टेस्ट लिखो। कोशिश करो अपना टाइम मैनेज करने की कि आप उसी दौरान उन्हीं आवर्स में 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट लिखो। इसका फायदा ये है कि उससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। जैसे आप कभी भी कोई वियर्ड टाइम पे टेस्ट दो तो आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट फील नहीं होगा। अगर आप अचानक से सुबह उठते ही टेस्ट लिखना शुरू कर दो या सोने जाने से पहले ही सोचो कि अब मैं 3 घंटा बैठ के टेस्ट लिखता हूं, तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट आपको फील नहीं होगा। और अगर आपको हो रहा है उस टाइम एफिशिएंट फील, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर, उसकी एक अपनी क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज करने के लिए उसकी हैबिट बन जाती है। उस हिसाब से वो अपनी एनर्जी, फोकस, इफिशिएंसी को एलोकेट करती है पूरे दिन में। तो आपको अपनी बॉडी की साइकिल ऐसी सेट करनी है कि जो 3 आवर्स का टाइम आपका है गेट, जो भी टाइम आपका 3 आवर्स है, उस दौरान, वो सुबह के टाइम है 9 से 12 या जो भी टाइम है, उस दौरान आपकी बॉडी की साइकिल ऐसी रहे कि उस टाइम आप सबसे ज्यादा फोकस्ड, इफिशिएंट और एक्टिव फील करो। और ये करने के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आपको उसको हैबिट डालनी है कि उस दौरान आप एक्टिव रहो। अगर आप कंटिन्यूअसली 2-3 वीक्स तक उसी दौरान, जिस टाइम पे आपका गेट है, उसी दौरान अगर आप मॉक टेस्ट लिखोगे तो धीरे धीरे बॉडी की साइकिल सेट हो जाएगी उस टाइम में एक्टिव रहने की, उस टाइम में फोकस्ड रहने की। तो जो भी एडमिट कार्ड में आपका टाइम दिया है गेट का, आपका मॉर्निंग वाला स्लॉट है कि आफ्टरनून वाला स्लॉट है, जो भी आपका टाइम है, जिस भी ब्रांच के आप हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप की, मतलब अपनी प्रैक्टिस ऐसी करिए कि उसी टाइम में आप मॉक लिखें, ताकि कुछ बेनिफिट आपको इस चीज का भी मिल सके गेट में। जो नेक्स्ट चीज मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप 3 घंटे बैठ के एग्जाम लिखने की हैबिट डालिए। आई नो मैक्सिमम आप लोगों में से ऐसा ही कर रहे हैं, बट ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि एक स्ट्रेच में नहीं लिखते हैं इसको, 1-1.5 घंटा लिख लेते हैं, फिर जब उनको लगता है टाइम और मिलेगा तो बाकी का तब कवर करेंगे, तब कंप्लीट करेंगे। ये स्ट्रेटजी आप मत रखो, इससे बेटर आप इसको लिखो ही मत। अभी जब भी आपको टाइम मिले आप 3 घंटे निकालो, प्रेफरेबली उसी टाइम में जब आपका एक्चुअल एग्जाम है। बट किसी वजह से आप अगर नहीं निकाल पा रहे हो वो टाइम, मे बी आप कॉलेज में होते हो या मे बी आप जॉब कर रहे हो, तो आप जब भी टाइम निकालो ये मेक श्योर करो कि 3 घंटे इन अ स्ट्रेच बैठ के उसको कंप्लीट करो, ताकि एटलीस्ट आपको ये हैबिट तो हो कि 3 घंटे तक एक्टिव रखना है माइंड को और फोकस्ड रहना है। ये अप्रोच मत लगाना कि थोड़े घंटे बैठे, 2 घंटे, फिर 1 घंटे का बाद में कर लिया। कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, इसको कंटिन्यू मत करो। ये भी जरूरी है कि आप समझो कि आपको कब मॉक टेस्ट लिखना रोकना है, कब तक आप लिख सकते हो। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि गेट से 4-5 दिन पहले आप मॉक टेस्ट को लिखना बंद कर दो। वजह उसकी ये है कि जो 4-5 दिन पहले का टाइम है गेट से, उस दौरान आपका माइंडसेट बहुत ही गेट लेवल रहना चाहिए। भले ही आप जो मॉक टेस्ट लिख रहे हो वो गेट लेवल हो, लेकिन एक्चुअल गेट एग्जाम से ज्यादा गेट लेवल और क्या हुआ। तो जो 4-5 दिन का टाइम है गेट से पहले, उसमें आप एक पूरा पेपर लीजिए, भले ही आप उसको ऑफलाइन मोड में उसको सॉल्व कीजिए, स्क्रीन में भले ही आपको अवेलेबल ना हो, या अगर है तो अच्छी बात है। तो आप उसको एक पूरा ईयर का कोई भी एक पर्टिकुलर सेट लेके बैठिए, 3 आवर्स में उसको सॉल्व कर लिए। उन 5 दिनों में कोई भी 5 सेट जो भी आप रैंडमली पिक करके उनको सॉल्व करिए। उससे आपका माइंड जो है वो यहाँ वहां की चीजें और जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के या कुछ, तो वो सारी चीजें आपके माइंड से हट जाएंगी। वापस से ये आपका फेथ रीस्टोर हो जाएगा कि हाँ, गेट लेवल जो है उसमें मैं इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूं, और वही माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम में जाना है। तो मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं, आप 4 से 5 दिन पहले तक गेट के इसको दीजिए, उससे ज्यादा उसको मत ले जाइए। आखिरी के दिनों में आप गेट एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फुल सेट बैठ के 3 आवर्स में लिखिए। ये बहुत जरूरी है कि एक्चुअल जो 3 आवर्स आप स्पेंड करने वाले हो गेट में, उन 3 आवर्स के लिए जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है वो आप पहले से ही बना लो। That's why I've written the point, plan those 3 hours। अब क्या आप प्लान कर सकते हो गेट के पहले ही बिना क्वेश्चन देके, वो ये है कि आपको पहले अटेम्प्ट क्या करना है। पहले आप चाहते हो कि टेक्निकल पार्ट अटेम्प्ट करोगे, या मैथ्स अटेम्प्ट करोगे, या एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करोगे, या पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करोगे अटेम्प्ट,
या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो बहुत तरीके की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसमें, और आपकी अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो फ्रैंकली स्पीकिंग की इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि मैं ये करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आप जैसे दिया हुआ है जो उसमें सीरीज, उसी सीरीज में आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जिसकी अच्छी तैयारी है, जो कॉन्फिडेंट है, वो अच्छा स्कोर लाएगा ही लाएगा। ये जो प्लानिंग है कि पहले ये मार्क्स करूं या वो मार्क्स करूं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट किसी किसी एस्पिरेंट पे ऐसा देखा है कि मैंने उनसे बात करके कि ये फर्क उन पे पड़ता है। जनरली कुछ ऐसे होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, कुछ ऐसे हैं जो कि एप्टीट्यूड वाले में फ्रेश फील करना चाहते हैं कि शुरुआत में उनको अटेम्प्ट करें। तो ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी पे इफेक्ट नहीं कर सकता है, किसी पे कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से इसको प्लान कर लो। मॉक टेस्ट इसलिए ही है, आप एक्सपेरिमेंट करो उसमें जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके आप देखो कि आपको किसमें सबसे कंफर्टेबल लग रहा है। मार्क्स से मत जज करना, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में आपने कोई स्ट्रेटेजी लगाई और वो मॉक टेस्ट ही टफ था, तो उसमें कम मार्क्स आने थे, उस वजह से आपने बोल दिया नहीं स्ट्रेटेजी खराब है। ऐसा मत करना। खुद आपको फील कैसा हुआ, कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको लग रहा है आप पूरे टाइम एक्टिवली उसको देख पा रहे हो कि नहीं, या उस बेसिस पे आप डिसाइड करना कि ये वाला तरीका सही है या दूसरा। उसके बाद जो भी आप इसमें से फिगर आउट कर लो, उसी को आप आगे वाले मॉक्स में प्रैक्टिस करना। तो 4, 5, 6 मॉक्स में आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसा मैंने एक्चुअल गेट में किया था ये, कि शुरू के 10 मिनट में जो टेक्निकल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको आप स्किम करो एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत इजी है, कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया, मैच करने का आ गया, टेबल मैच का, वो विद इन सेकेंड्स हो सकता है, तो आपने तुरंत किया, सेलेक्ट किया, उसको नेक्स्ट कर दिया, सबमिट किया। ऐसे करके आप स्किम कर लो शुरू के 10 मिनट। उसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन, और कभी कभी तो शायद आप नेक्स्ट करते करते पूरे 25 क्वेश्चन जो 1 मार्क वाले हैं उनको आप टच कर लोगे। उसमें जो भी आपको लग रहा है कि ये तो तुरंत हो सकता है, ये तो तुरंत सॉल्व होने वाला है, देखते पढ़ते समझ में आ रहा है, उसको आप उसी टाइम पे कर लो। उससे आपको एक ओवरऑल मींस क्या क्या टॉपिक्स टच हुए उसमें आइडिया लग जाएगा 1 मार्क में। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो कि तुरंत सॉल्व होने हैं, तो ये वार्म अप एक्सरसाइज है एक तरीके की, और इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेगा आपको कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो इस 10 मिनट के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, अगला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, वो आपने शुरू के 10 मिनट में कर लिया है, तो एक बूस्ट मिलता है, चलो अगला नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, ये तो हुआ है पहले से ही, तो एक बूस्ट मिलता है साइकोलॉजिकल, जो कि अच्छा लगता, मतलब उस टाइम पे आपको ठीक फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, वार्म अप एक तरह से हो जाएगा शुरू में आपका। तो ये मेरे लिए वर्क करता था, बट मैं ऐसे भी एस्पिरेंट्स को जानता हूं जिनके लिए वर्क नहीं करता है उतना, जिनको इसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग तरीके की चीजें आप प्लान कर सकते हो, अभी तो टाइम है ये करने का। मॉक टेस्ट में ही ये एक्सपेरिमेंट करो, मॉक टेस्ट में ही ये प्लान करो, और उसमें जो आपको अपने लिए सबसे बेस्ट तरीका लग रहा है उसको फिर आप कैरी फॉरवर्ड करो। उसके बाद 4-5 मॉक्स के बाद जो आप मॉक टेस्ट लिखोगे उसमें गेट से पहले इस चीज को रोक देना। एक्सपेरिमेंट जो है ये मत सोचना कि मैं गेट से 1 हफ्ते पहले शुरू करूंगा, अभी ही टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो भी आप ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, अभी ट्राई करके अभी अपना माइंड सेट बना लो कि ऐसे करना है, और फिर उसी को कंटिन्यू करो गेट तक। अगर गेट में सक्सेस को एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन करना हो, तो वो स्टेटमेंट ये होगा कि आप किस एक्यूरेसी से इजी और मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप चाहते हो गेट में अच्छे रैंक लाना, लेकिन आपको इजी से जो मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको एक्यूरेटली सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल इजी और मीडियम है, ये आपका ऑलमोस्ट 85+ मार्क्स आपको क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन पॉइंट आता है एक्यूरेसी के ऊपर। तो जनरली एक्यूरेसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इस चक्कर में रहते हो कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीजों के कवर कर लूं। स्पीड की आपको आदत पड़ जाती है। ऐसा जनरली तब होता है जब आप बहुत सही ग्रुप में प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आप अगर मान लो ग्रुप स्टडी कर रहे हो या कहीं क्लासरूम स्टडी कर रहे हो, जो भी आपका ग्रुप है वो ऐसा है कि वो फास्ट सॉल्व करने में ज्यादा बिलीव करता है, और जो फास्ट सॉल्व करता है उसको आप मानते हो कि बहुत तेज लड़का है। तो ऐसे ही दिक्कत ही आती है कि एक्यूरेसी ऐसे में बैक सीट पे चली जाती है, जबकि एक्यूरेसी स्पीड से ऊपर है गेट में। आप देखो तो 65 क्वेश्चंस में से अगर आप टारगेट करो कि मैं 60 सही क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, और 5 में टफ है ये सोच के छूंगा भी नहीं,
तो 60 क्वेश्चन 180 मिनट्स, एक क्वेश्चन पे एवरेज आपको 3 मिनट मिल रहे हैं, जो किसी भी और ऐसे एग्जाम से बहुत ज्यादा है। कोई आप दूसरे एग्जाम देखोगे उनके कंपैरिजन में ये टाइम बहुत ज्यादा है। तो स्पीड का आपको कभी इशू ही नहीं आना चाहिए गेट में, ठीक है, लेकिन इशू एक्यूरेसी का आएगा। तो एक्यूरेसी के लिए आपको ये सबसे पहले दिमाग से हटा देना है कि आपको बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने। एक्यूरेसी अच्छी रखने के लिए ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। बट जनरली ऐसे होता है कि जो क्वेश्चन है उसको हम बहुत ज्यादा बहुत कम इंपॉर्टेंट समझते हैं एज फार एज योर टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। इन दोस 3 आवर्स आपको लगता है कि सॉल्व करना, जल्दी जल्दी ज्यादा सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप शांति से बैठ के क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट करो। बट ये सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना और उसको ठीक से समझना है तो सबसे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ब्रांच क्या है और वो सब्जेक्ट क्या है, कुछ क्वेश्चन में ये जरूरी हो सकता है कि आप जो भी समझ रहे हो उसको ठीक से डायग्रामेटिकली लिखो या उसका कोई ग्राफ बनाओ, जिससे कि आपको बहुत इजी होगा वो क्वेश्चन समझने में। जनरली जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं उनमें मैं ये चीजें आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको आदत डालनी चाहिए कि आप डायग्राम बनाइए या ग्राफ बनाइए। तो इसी तरह से जो भी आपकी ब्रांच है, आई एम श्योर आपके मेंटर्स ने आपको ये गाइडेंस दी है, और नहीं भी अगर आपको मिली है बाई चांस ये गाइडेंस, या आप जो भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, आपको फील होता है कि किसी क्वेश्चन में जनरली जो क्वेश्चन है ग्राफ वगैरह बना के जल्दी समझ में आते हैं, डायग्राम बना के जल्दी इजीली समझ में आते हैं, तो आप उसको टाइम दो। कितना टाइम लगता है इन सब चीजों में? ये 4-5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। तो इन चीजों को आप इग्नोर मत करो, क्वेश्चन को सही से समझने को आप इग्नोर मत करो, उस टाइम को आप वेस्ट मत मानो जो टाइम आप क्वेश्चन पढ़ने में लगा रहे हो। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली उसको सही से सॉल्व करना, कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं करना, ऑनलाइन कैलकुलेटर का ठीक से यूज करना, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि हाँ कैलकुलेशन ठीक से करनी चाहिए और जो भी चीजें हैं वो ठीक से करनी चाहिए। बट यहाँ पे जो ये पॉइंट है उसमें मैं आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना और उसको उसकी इज्जत देना, सही टाइम देना, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ऑब्वियसली मैं ये भी आपको कहूंगा कि सिली मिस्टेक्स आप कम से कम रखो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए। और वो आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए बहुत से मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं मेल पे, तो वो आंसर मैं अब आपका इस लास्ट सेक्शन, अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है कि आप कैसे सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सिली मिस्टेक्स हैं क्या एक्चुअली। आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है कि आपको एक साइकिल दी गई, ठीक है, आपको साइकिल चलानी है, अज्यूमिंग कि आपको साइकिल चलानी आती है, और आपको 1 फुट चौड़ा एक रास्ता दिया, ठीक है, और आपसे कहा कि आपको इस पे साइकिल चलानी है 100-200 मीटर तक, और आपको इस 1 फुट के बाहर नहीं जाना है। ओके, साइकिल के जो व्हील्स हैं आपको इसी 1 फुट के अंदर रखने। तो ये जिसको साइकिल चलानी आती है वो बहुत इजीली कर सकता है, उसी के 1 फुट के बीच में रखना साइकिल के व्हील्स को। बट अगर मैं यही चीज आपसे कहूं कि मैं एक बहुत ऊंची वॉल बना दूं, 7-8 मंजिल ऊंची वॉल, और वो वॉल 1 फुट चौड़ी है, और उसके ऊपर मैं आपको चढ़ा दूं, उस पे साइकिल दे दूं, और अब मैं कहूं कि ये 100-200 फुट लंबी वॉल है और आपको इसको चलना है। ओके, साइकिल चलानी है इसके ऊपर, 7-8 मंजिल ऊपर हो आप नॉर्मल ग्राउंड लेवल से, जगह अभी भी उतनी है जितनी आपको जमीन पे थी, कोई आपको कम या ज्यादा जगह नहीं दी गई है। लेकिन आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, मैक्सिमम लोग गिर सकते हैं नीचे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वही सेम जगह, वही सेम एक्सरसाइज, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम, बस हाइट इंक्रीज कर दी है उसकी। वहां पे रिस्क ज्यादा है, वहां पे गिरने से रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे बाहर आओगे तो कुछ होगा नहीं, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, आप तो सेफ हो, लेकिन वहां पे वैसा नहीं है। तो उस डर से बहुत से लोग वहां पे फेल होंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो फोकस है वो उस 1 फुट पे नहीं है जब वो ऊपर है, उनका फोकस 1 फुट के अलावा जो चीजें हैं उस पे है। अगर गिर गया तो ये हो गया, तो अभी वो काम बचा है, अभी तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, बहुत सी चीजें दिमाग में आएंगी जिससे आपका फोकस उस 1 फुट से हटेगा।
जो कि नॉर्मली आप ग्राउंड लेवल पे वो काम करोगे तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, किसी ने भी साइकिल चलाई है उसके लिए। अगर मैं इसी चीज को गेट से रिलेट करूं या किसी भी एग्जाम से रिलेट करूं, तो एग्जाम में क्या है कि वो जो 3 आवर्स हैं वो आपके बहुत सारी चीजों को जज कर रहे हैं, और उस टाइम पे जो गड़बड़ होगी उसके कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे। आप सबके कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस हैं, किसी को फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, जो चाहता है फैमिली उससे बाहर आए, उसके लिए वो चाहता है कि ये एग्जाम क्रैक करे, किसी को पीएसयूज ज्वाइन करना है, किसी को आईआईटी से एमटेक करना है, किसी को हायर स्टडीज के लिए जाना है, सबके अलग अलग एस्पिरेशंस हैं। लेकिन आपने जो मेहनत करनी थी उसके लिए वो ऑलरेडी कर ली है। उस 3 घंटे में आप उसके बारे में मत सोचो। अगर उस 3 घंटे में आप वो सब चीजें सोचोगे जो आपका ध्यान एग्जाम से हटा रही है, तो आप मिस्टेक्स करोगे। और ये जरूरी नहीं है कि ये नॉन एग्जाम रिलेटेड चीजें ही हो, आप एग्जाम रिलेटेड चीजें ही सोच के भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पता नहीं क्यों बट डिफिकल्टी लेवल जज करने लगते हैं क्वेश्चन का। वो अपनी बातें बताते हैं जब शेयर करते हैं एग्जाम के बाद, तो वो ऐसे कहते हैं कि मैंने क्वेश्चन देखा वो टफ आया था तो मैं थोड़ा होपलेस हो गया या ऐसे हो गया। जो भी वो अपने चीजें बताते हैं वो एग्जाम से इफेक्ट होने लग जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं उससे, क्योंकि उसको जज करते हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस बारे में सोचना ही क्यों? एग्जाम हो या लाइफ हो या कोई भी जगह कोई भी सिनेरियो में आप हो, अगर आप ऐसी किसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो नहीं होगा, बात नहीं बन पाएगी। आप एग्जाम देते देते ये तो नहीं सोचते कि घर में मेरे अर्थक्वेक आ गया तो घर में चोरी हो गई, तो ये सब तो नहीं आता मन में। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को जज क्यों करते हो कि क्वेश्चन इजी है या डिफिकल्ट है? उसके बेसिस पे एक्साइटेड या उसके बेसिस पे होपलेस क्यों होते हो? उसका जो भी इंपैक्ट है वो सबके ऊपर पड़ने वाला है। क्वेश्चन इजी हो या क्वेश्चन टफ हो, जो आना था वो आ गया, अब आपका काम है उसको सही से सॉल्व करना। तो ये चीज मत करो। ये चीज मैंने देखी है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी ये चीज करते हैं। आपकी जो भी रैंक आ रही है इस टाइम पे मॉक टेस्ट में, आप जिस भी प्रिपरेशन लेवल पे हो, आप एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को जज मत करो, उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये बहुत ही कॉमन डिस्ट्रैक्शन है। पीएसयू मिलेगा या नहीं, आईआईटी जाऊंगा या नहीं, ये सब तो बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो गए। ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसको भी आप पूरी तरह से अवॉइड करो। आपको फुल्ली एग्जाम में होना है, फुल्ली उस पेपर में होना है जो आपको मिला है, उसको सॉल्व करने में इमर्स होना है जो आपको मिला है। ये सब सोचे बिना कि ये नहीं हुआ तो मुझे तो पीएसयू जाना है, गड़बड़ ना हो जाए, मुझे तो आईआईटी में जाना है, ये इशू ना हो जाए। एक स्ट्रीम ऑफ रिवर फ्लो हो रही है और उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकली जा रही हैं, तो जो भी इफेक्टिव डिस्चार्ज, इफेक्टिव फ्लो है वो तो कम हो रहा है ना। जो भी उसकी कैपेसिटी है वर्क करने की वो तो कम होती जा रही है ना, क्योंकि ब्रांचेस से उसका फोकस लूज हो रहा है स्ट्रीम का। सिमिलरली आप अपना फोकस लूज करते हो ये सब चीजें करके, ये सब चीजें के बारे में सोच के, उसके एग्जाम के कंसिक्वेंसेस, खराब एग्जाम के कंसिक्वेंसेस, मुश्किल क्वेश्चन आया तो अब कैसे होगा, क्या होगा, सबके लिए आया है, क्यों सोचना है इतना? तो इस तरीके की चीजों को आप पूरी तरह से अवॉइड करो। आपको एक माइंडसेट अक्वायर करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको ये एक माइंडसेट अक्वायर करना होगा अगले आने वाले कुछ दिनों में, गेट देने तक। गेट में भी आपको ये सोचना है कि आपका पर्पस ऑफ गेट इज नॉट पीएसयू, नॉट आईआईटी, इज नथिंग। आपका पर्पस ऑफ गेट इज कि आपको बस वो जो क्वेश्चंस आए हैं उस 3 घंटे में, उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस यही आपका पर्पस है। अगर अभी आप इन नॉर्मल डे उसको नहीं एक्वायर कर रहे हो कोई बात नहीं, बट अब जब आप एग्जाम लिखो तो आप बाकी सब चीजें भूल जाओ। बस ये याद रखो कि ये एक पेपर है, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सही से सॉल्व करने हैं। यही एम है, यही मेरी जिंदगी का एम है कि मुझको इन क्वेश्चन को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे ना पीएसयू जाना है, ना मुझे कोई फैमिली के बारे में सोचना है उस टाइम, ना मेरे को आईआईटी जाना है, ना हायर स्टडीज करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझको बस ये 65 क्वेश्चन करने हैं। क्या होगा वो क्वेश्चन करके मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में सोच भी नहीं रहा। मुझे बस उन क्वेश्चंस को सही से सही, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। अगर आप इस माइंडसेट को समझ रहे हो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, और आप ये माइंडसेट एक्वायर कर पाते हो उस 3 घंटे में, आप सिली मिस्टेक्स तो छोड़ो, वो तो मिनिमाइज हो ही जाएंगी।
इवन ऐसे भी क्वेश्चन जो आप नॉर्मल किसी टाइम पे ना कर पाओ वो आप वहां सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, इट्स टेस्टेड। तो आप कोशिश करो कि ये माइंडसेट आप अक्वायर करो उस 3 घंटे में, और फिर आपके ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूं, और कैसे आप देखना कि आपके खुद ही मार्क्स इंक्रीज होंगे, खुद ही आप ऐसे मिस्टेक्स कम करोगे जो आप जनरली करते हो, और ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ जाओगे जो नॉर्मली आप नहीं करते। एक बार फिर से जो वीडियोस में टिप्स हैं आप उनको रिवाइज करना, कोशिश करना उनमें से ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करो। मैंने कोशिश की है कि कोई बहुत हाई फाई थ्योरी और यहाँ वहां की ऐसी चीजें नहीं बताई जो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट हो या इम्प्रैक्टिकल हो। बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, उस बारे में सोचो, और आप बहुत अच्छा गेट में स्कोर करने वाले हो। ऑल द बेस्ट।